हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, उनका जो है कितनी संख्या रही या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और इससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना, तो जो प्रीलिम्स का अपना जो सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है उसमें केवल वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है वो एडिशन हो रहा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से ले रहे हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास जो है ये 18वीं सदी के मध्य से लेकर और वर्तमान तक का इतिहास माना जाता है। ठीक है, सो 18वीं सदी के मध्य का मतलब हो गया कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हो रही है और प्लासी की लड़ाई से यहाँ पर बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो रहा है, जिसकी पुष्टि हम देखते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध से होती है। ठीक है, तो यहां पर इसमें काफी सारी घटनाएं हैं, है ना, इसमें कई सारी पर्सनालिटीज हैं और कई सारे इसके इश्यूज हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास का दूसरा जो मेन पॉइंट आता है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके काफी सारे चरण हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता या जिन जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया उसको भी यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आता है एकीकरण और पुनर्गठन। तो इस तरीके से आधुनिक भारतीय इतिहास का जो मेन सिलेबस है वो यहाँ पर इस तरीके से है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है भारत में ब्रिटिश विस्तार। तो मेन जो टॉपिक है वो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश विस्तार है, जिसकी शुरुआत हो रही है प्लासी और बक्सर की लड़ाई से। ठीक है, सो प्लासी और बक्सर की लड़ाई से यहां पर शुरुआत होती है। सब्सिडरी अलायंस या सहायक गठबंधन प्रणाली ये वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई, ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत जो कि डलहौजी के समय आया, वो भी यहां पर इस तरीके से पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां थीं, किस तरीके से उन्होंने प्रशासन को चलाया, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का जो प्रतिरोध है वो भी यहाँ पर इस तरीके से इस टॉपिक में कवर होता है। तो भारत में जो ब्रिटिश विस्तार है वो यहाँ पर इसमें ये मेन टॉपिक्स हैं। दूसरा टॉपिक आता है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव या इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें जो भू राजस्व प्रणालियां हैं जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ विऔद्योगिकरण जिसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, और साथ ही साथ धन का निकास जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आर्थिक प्रभाव में आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में देखें तो भारत में अंग्रेजों के आने से पश्चिमी शिक्षा जो है वो भारत में आई और इसके आने से हम देख रहे हैं कि एक सुधार आंदोलन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। चूंकि यहाँ के जो सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहराम जी मालाबारी, इन सभी लोगों ने इन सुधारों को अपनाने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल रहे। ठीक है, इसके साथ साथ इसी में जो ईसाई मिशनरीज हैं उनकी भी हमें भूमिका देखने को मिल रही है कि ईसाई मिशनरियों ने किस तरीके से यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ पर आता है 1857 का रिवोल्ट। यहाँ पर हम इसे रिवोल्ट क्यों कहते हैं, ये नेशनल रिवोल्ट क्यों नहीं कहलाया, 1857 का जो विद्रोह है उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, प्रमुख नेता जो हैं वो क्या थे और ब्रिटिश दमन के जो तरीके थे वो किस तरीके से किए जा रहे थे, यहाँ पर ये चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ विषय थे और उप विषय थे। इसके बाद यहाँ पर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये 3 चरणों में बटा हुआ है। शुरुआती चरण जो है वो उदारवादी या मॉडरेट ग्रुप कहलाता है। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो चरण है वो है उग्रवादी, जो कि 1905 से लेकर और 1917-18 तक माना गया है। और फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं इसमें बंगाल का विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक चरण है वो आ रही हैं, और इसी के साथ साथ जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पहला चरण जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक आता है, जो कि उदारवादी चरण कहलाता है। दूसरा चरण यहाँ पर 1905 से लेकर 1919 तक मानते हैं, जो कि उग्रवादी चरण है। और तीसरा चरण आता है गांधीवादी युग, जो कि 1919 से लेकर और 1947 तक माना गया है। ठीक है, तो गांधीवादी युग में यहाँ पर पहला जो जन आंदोलन महात्मा गांधी ने किया वो था असहयोग आंदोलन, है ना। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 1930 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये सारा गांधीवादी युग में आएगा। गांधी जी की जो विचारधारा थी, सत्याग्रह, है ना, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, इसी के साथ साथ जो उनकी विचारधारा थी। फिर असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद हम देखते हैं कि स्वराजवादियों का उदय हो रहा है। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, और इसमें भारत भी कहीं ना कहीं शामिल हुआ। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो समाजवादी विचार हैं वो भी इस तरीके से आ रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा युग हम यहाँ पर देखते हैं 1924 से लेकर 1934 तक। और इसी के साथ साथ जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना, मदन लाल धिंगरा, इस तरीके के जो और व्यक्तित्व हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, सो गांधीवादी युग में यहाँ पर ये सारी चीजें आती हैं। फिर यहाँ पर जो संवैधानिक विकास हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक विकास में हम देखते हैं साइमन कमीशन जो है ये 1927 में गठित हुआ और 1928 में आता है। नेहरू रिपोर्ट जो है ये भी 1928 की है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1909, 1919 और 1935। इसी तरीके से गोलमेज सम्मेलन या जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो भी यहाँ पर 3 हुई, है ना, जिसमें दूसरी में कांग्रेस शामिल हो रही है और पहली और तीसरी में शामिल नहीं हो रही है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 के एक्ट को ही बोला गया, है ना। तो इस तरीके से संवैधानिक विकास का जो चरण है वो भी इसी का एक भाग है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्वतंत्रता और विभाजन, जिसमें माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत का विभाजन, प्रमुख नेताओं की भूमिका, ये यहाँ पर एक अगला विषय जुड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर मिसलिनियस या विविध हैं, जैसे किसान आंदोलन है, विश्व युद्धों के प्रति जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया है, इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA जिसको बोला जाता है। प्रमुख संवैधानिक चार्टर जो हैं वो 1813, 1833, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ जो औपनिवेशिक काल के दौरान प्रशासनिक और न्यायिक विकास है वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक मुख्य भाग था जो कि प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन है यहाँ पर भारतीय कला और संस्कृति, जो कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर से को कहा गया है। प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक जो कला के रूप हैं, साहित्य है, वास्तुकला है, इसके प्रमुख पहलुओं का जो है वो यहाँ पे पूरा कवरेज है। और ये सेक्शन जो है वो न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर जरूर डिस्कस होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला है प्राचीन भारतीय कला। तो कला जो है उसके कई सारे फॉर्म हैं, जिसमें यहाँ पर एक फॉर्म आता है वास्तुकला, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसी तरीके से गुफा चित्र या केव जो पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, धार्मिक वास्तुकला और मिट्टी के बर्तन। धार्मिक वास्तुकला में यहाँ पे गांधार, मथुरा और अमरावती, यही 3 मेन स्कूल कहे गए। और इन्हीं की जो वास्तुकला थी उसमें कुछ कुछ यहाँ पर जो भिन्नताएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट है।
अगला यहाँ पे सेक्शन आता है शास्त्रीय नृत्य, जिसमें कई सारे नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर डांसेस से रिलेटेड हैं। संगीत में हम आए तो संगीत में यहाँ पर दो प्रकार के संगीत हैं, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक। इसी के साथ साथ जो क्षेत्रीय संगीत हैं उनके क्या क्या रूप रहे, क्या क्या उनके वाद्य यंत्र थे, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वास्तुकला को यदि हम थोड़ा सा और बड़े सिनेरियो में देखें तो यहाँ पर मंदिर वास्तुकला में ये तीन मुख्य शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है, तो उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत तक या कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है इसका नागर शैली का, इसके बाद वेसर शैली है और फिर उसके बाद यहाँ पर द्रविड़ शैली आती है। ठीक है, तो ये अलग अलग शैलियां जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हुई। हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला और औपनिवेशिक वास्तुकला। तो वास्तुकला का यहाँ पर इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है पेंटिंग या चित्रकला, तो इसमें लघु चित्र या मिनिएचर पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, है ना, इसी के साथ साथ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो पेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसके बाद साहित्य में हम देखें तो प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें वेद, उपनिषद, शास्त्रीय साहित्य है, संस्कृत साहित्य और संगम साहित्य। इसी के साथ साथ बौद्ध, जैन और जो मध्यकालीन साहित्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। धर्म और दर्शन में अलग अलग धर्म है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई और इसी तरीके से कई सारे दार्शनिक स्कूल हैं जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग। तो ये सारी चीजें जो हैं वो धर्म और दर्शन का पार्ट है। प्रदर्शन कला में आए तो रंगमंच है जिसको हम थिएटर कहते हैं, कठपुतली या पपेट शो, लोक नृत्य या फोक डांसेस और इसी तरीके से मार्शल आर्ट। इसके साथ यहाँ पर कुछ और विविध सब्जेक्ट हैं जैसे मेले और त्योहार, साहित्यिक स्रोत, भारत में भाषाएं, कैलेंडर और भारत में सांस्कृतिक संस्थान कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट कितनी है, रामसर साइट्स कितनी हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। सो एंशिएंट और मिडिवल जो है ये पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर में ही मर्ज हो गया है और इस तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है वो एंशिएंट से लेकर और मॉडर्न तक अपनी पूरी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला जो सेक्शन है जो कि मेंस में आता है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 18वीं सदी की घटनाएं हैं, जैसे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, है ना, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशवाद, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जाने जरूरी हैं। जैसे यहाँ पर जो आधुनिक विश्व की शुरुआत है जिसमें पुनर्जागरण है, समुद्री मार्गों की खोज है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो सुधार या प्रतिसुधार, औद्योगिक क्रांति, इसके बाद यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रों ने उत्तरी अमेरिका को बसाना, दास व्यापार का उदय, ये सारी चीजें यहाँ पे आधुनिक विश्व की शुरुआत में आती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल कि अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना, अमेरिका की जो स्वतंत्रता है, इसके बाद अमेरिकी जो क्रांतिकारी युद्ध है, फिर यहाँ पर अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध होता है जो कि 1861 से लेकर और 1865 तक हुआ है और 1865 में जाके यदि हम देखें तो वास्तविक रूप से अमेरिका आज़ाद हो पाया। इस तो अमेरिकी गृह युद्ध का क्या प्रभाव रहा, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन की भूमिका और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव। ठीक है, तो अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये दोनों जो हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय है, इसी में इटली और जर्मनी का एकीकरण या यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी जो है वो भी शामिल है। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का उदय। फिर इसके हम देखते हैं तो इसमें उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है,
एशिया में साम्राज्यवाद किस तरीके से उभर के आया, इसी तरीके से उपनिवेशवाद का विश्लेषण क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। तो युद्ध के कारण क्या थे, युद्ध का दायरा क्या था, युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हम देख रहे हैं कि लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्रों के संघ की स्थापना भी की गई। फिर इसी बीच में एक और इंपॉर्टेंट घटना होती है 1917 की रूसी क्रांति, जो कि रूस में जार के शासन को समाप्त करती है। ठीक है, तो रूसी क्रांति में क्रांतिपूर्व रूस में प्रमुख घटनाएं, कारण, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति का क्षेत्र क्या क्या था, है ना, उसका परिणाम क्या हुआ, और युद्ध के बाद लेनिन का जो रूस था, है ना, वो यहां पर हम देखेंगे कि लेनिन ने किस तरीके से रूस को आगे बढ़ाया। इसके बाद लेनिन के बाद जो आने वाले शासक थे उन्होंने किस तरीके से बढ़ाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1918 में समाप्त होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में समाप्त हो रहा है। तो इन दो विश्व युद्धों के बीच की जो कहानी है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर फांसीवाद और नाजीवाद उभर कर आ रहा है, तो इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद उभर कर आया। दोनों में काफी हद तक जो है वो समानताएं थी। ठीक है, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस थे। इसके बाद महामंदी, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, ये 1929 में आ रही है। सोवियत संघ का उदय या यूएसएसआर का जो उदय हो रहा है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एशिया और अफ्रीका में जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो भी यहाँ पर इन दोनों विश्व युद्धों के बीच में आ रहे हैं। अमेरिका भी यहाँ पर एक सुपर पावर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है ना। और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है जो कि 1939 से लेकर और 1945 तक है। तो इसमें फांसीवादी आक्रमण और जो भी जर्मनी के द्वारा अलग अलग देशों पर प्रहार किया गया, है ना, युद्ध का प्रकोप क्या था, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश कैसे हुआ, फिर हम देखते हैं कि युद्ध की वैश्विक प्रवृत्ति किस तरीके से हुई, है ना, यहाँ पे नरसंहार हुआ, फिर युद्ध के बाद के क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर अगला टॉपिक जो है वो आता है विऔपनिवेशीकरण और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की क्या स्थिति थी, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध की या कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। ठीक है, और साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका का उदय हो रहा है। एशिया और अफ्रीका में कई सारे देश जो हैं वो आज़ाद हो रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो एक नव राष्ट्रवाद है वो हमें देखने को मिल रहा है। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में विकास भी हमें देखने को मिल रहा है। साम्यवाद का प्रसार, कोरियाई युद्ध, वियतनाम का युद्ध, क्यूबा संकट और फाइनली सोवियत संघ का पतन। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ विचारधाराएं थी, जैसे पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इसका भी यहाँ पर जो है वो सिलेबस में शामिल है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है ये केवल मेंस के लिए है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री आती नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2015 से लेकर 2025 तक यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए, है ना। तो जैसे आप सभी को शायद पता होगा या कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं बता देता हूं कि जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चन में 2025 में हिस्ट्री में 16 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 12, फिर 14, 20, 17, 22 इस तरीके से आ रहे हैं। तो एवरेज आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में लगभग 15 से 20% जो है वो हिस्ट्री का योगदान है। तो हिस्ट्री का जो योगदान है वो न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी, जो जीएस पेपर 1 है वहां पर भी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से आ रही है। तो हिस्ट्री को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, हिस्ट्री को हम किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हम लोग कवर करेंगे, है ना। फिर इसके बाद यहां पर 2018 में 14 क्वेश्चन, 17 में 15, 2015 में 22 क्वेश्चन आए थे। अभी 2025 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है इसमें जो भी हम लोगों ने क्लासेस की, है ना, या जो भी मैंने नोट्स दिए बच्चों को,
तो टोटल जो 16 क्वेश्चन आए थे उसमें 16 में से 14 क्वेश्चन जो हैं वो एज इट इज नोट्स एंड डिस्कशन से आए। इसी तरीके से जो मेंस का पेपर हुआ, मेंस के पेपर में भी वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन आर्ट एंड कल्चर या जो अपना इंडियन आपकी ये क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट था, ये सारा का सारा जो है वो नोट्स से कवर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्लासेस हो रही हैं वो प्रीलिम्स कम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बुक सीरीज को भी किया था, जैसे विपिन चंद्रा की जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके टोटल जो 15 चैप्टर हैं उसके हर चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करके, है ना, एक भाग में थ्योरी वाला पोर्शन, फिर एक भाग में क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसे किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है वो लगभग 75 वीडियोज हैं और ये पूरी इस तरीके से कवर की गई है ना। नीचे जो आप लिंक्स देख रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ये इसके लिंक्स हैं, है ना। तो यहाँ पर यूट्यूब का जो चैनल है निर्णय आईएएस का, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने क्लास 11 की आर्ट एंड कल्चर की जो एनसीईआरटी की किताब थी उसके हर चैप्टर को, है ना, थ्योरी पोर्शन और क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन था उसके हिसाब से सेट किया था और इस तरीके से पूरी किताब यहाँ पर समाप्त की गई। ठीक है, सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप में से जो भी आज पहली बार क्लास में आए हैं या जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरा क्यूआर कोड है जो कि मेरे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है ना। इसमें जो सारे अपडेट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा है वो है मेंस की आंसर राइटिंग। हर हफ्ते मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेंस के देता हूँ, कई सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसकी कॉपीज चेक होती हैं, उसमें नंबर दिए जाते हैं और उसमें कमियां भी बताई जाती हैं। ठीक है, तो मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो मैं शुरू से ही उसको प्रेफर करता हूं और हर बच्चे से मैं यही कहता हूं कि मेंस की आंसर राइटिंग या जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है उसे मतलब जो है इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, सो आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं देता रहूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं फिर।